कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस दरभंगा में। और इसमें हम लोग आज के क्लास में हम आ गए हैं अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 5 में, राइट। इस लेक्चर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम फेजर डायग्राम, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पावर फैक्टर, फैक्टर एंगल, व्हाट इज करंट, और क्या पढ़ा था हमने, इंपोर्टेंट डेफिनेशन, इंपीडेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन सब सारी चीजों का चर्चा हमने किया था। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेजर डायग्राम। क्या जी, क्या पढ़ने वाले हैं? फेजर डायग्राम पढ़ने वाले हैं। हेडिंग दीजिए फेजर डायग्राम। फेजर फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर डायग्राम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या जी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? वोल्टेज और करंट का। वोल्टेज और करंट का। और दैट इज बेसिकली इन विच वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्या पता करते हैं हम लोग? वोल्टेज एंड करंट को पता करते हैं। देखिए फेजर डायग्राम क्या है? इट इज एन ग्राफिकल representation of current and voltage it is a graphical representation of current and voltage. It is a graphical representation of current and voltage. Current and voltage current and voltage. It gives it determine direction लिख सकते हो बाय यूजिंग द फेजर डायग्राम। बाय यूजिंग फेजर डायग्राम we can calculate direction of current and voltage. Direction of current and voltage. तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल की बात में करूं यहाँ पे, तो ये है आपका, ये सर्कल है, गौर से सुनिएगा। ये सपोज है ई नोट, मैक्सिमम करंट है, सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज, और ये जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, अब ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं? 5। अरे बना रहा है, यानी कि ये जो हो गया आपका, दोनों जो हो गया आपका 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? इसका ये कंपोनेंट हो गया करंट वोल्टेज का, और इसका ये कंपोनेंट हो गया करंट का। यही हो गया फेजर डायग्राम। क्या कहते हैं इसको? फेजर डायग्राम। ये फेज देख रहे हो ना, यहाँ पे जो 5 कितना एंगल पे करंट और वोल्टेज रोटेट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फेजर डायग्राम कहते हैं। आगे जाकर के हम इसको और भी क्लियर करेंगे, ध्यान रखिएगा। मिटाओ इसको। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है करंट और वोल्टेज का, करंट और
वोल्टेज का, जिससे कि हम निकाल सकते हैं इसके डायरेक्शन को कि कौन सा डायरेक्शन में करंट और वोल्टेज जा रहा है, वही है फेजर डायग्राम। आइए जी, अब जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, हेडिंग दीजिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है पूरा का पूरा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब कि ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स किसके साथ कनेक्ट है, वो कनेक्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के साथ में, है कि नहीं। देखो जी, इन दिस सर्किट, इस सर्किट में एसी सोर्स इज कनेक्टेड विथ रेजिस्टर्स ओनली, है ना जी, रेजिस्टर ओनली, एज सोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया है। तो इन दिस सर्किट एसी सोर्स इज कनेक्टेड विथ रेजिस्टर्स, किसके साथ में कनेक्टेड है, रेजिस्टर के साथ में कनेक्टेड है। तो फिगर में दिखाया गया है, देखो जैसे ये है हमारा रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस है R, और ये कनेक्टेड है आपका एसी सोर्स के साथ में, ठीक है, जिसका वोल्टेज है V sin ओमेगा टी। क्या है, Vm sin ओमेगा टी। और हमको निकालना क्या है इसमें कि इस एसी ये सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है वो अपने को निकालना है। सो आई वांट टू कैलकुलेट द करंट, क्या निकालना चाहते हैं हम, करंट कितना जा रहा है इस सर्किट में। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या जानते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो क्या करेंगे अपन, अप्लाई कर देंगे, क्या जी, अप्लाई करेंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना है अपन। तो केवीएल कैसे लगाएंगे बच्चों, देखो रे, हेलो, ये हो गया, अगर मान लो इधर से करंट जा रहा है तो ये प्लस में हो गया और ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो यहां से हो जाएगा V माइनस आई आर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V बराबर जो हो जाएगा, दैट इज V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज I इंटू आर के इक्वल हो जाएंगे। और ये V जो गिवन है यहाँ पे वो किसके इक्वल है, Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी हो गया। अरे बोलो ना, Vm sin ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, करंट निकालना है, क्या चाहिए, करंट। I इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, दैट इज Vm बाय आर साइन ओमेगा टी। डियर स्टूडेंट, एक बात बताओ, यहां से एक रिलेशन आ गया अपने पास में, I बराबर व्हाट इज V बाय आर, क्या होता है, अरे करंट। V बराबर आई आर, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई, तो ये हो गया आपका करंट। क्या हो गया ये, तो ये हो गया मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज द नोन एज द मैक्सिमम करंट। क्या ये मैक्सिमम करंट है। सो ये आ गया आपका I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी आ गया, नहीं आया क्या, अरे बोलो ना। तो अपने पास वोल्टेज क्या था, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू क्या हो गया, Im sin ओमेगा टी। करंट तो ये निकल गया अपने पास में, अरे है, करंट आ गया अपने पास में। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, 0। फेज कितना आ गया, नहीं आया जी। फाई बराबर क्या हो गया, 5 माइनस 5 1, दोनों में से घटा दो, तो ये हो गया ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 0। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया आपका, 0 डिग्री। फैक्टर एंगल कितना आया, 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है, करंट और वोल्टेज जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों किधर जा रहा है, तो ये हो गया करंट और ये हो गया वोल्टेज। ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। क्या हो गया आपका, फेजर डायग्राम हो गया। समझे या नहीं समझे, इस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का ये हो गया आपका फेजर डायग्राम, समझे, जिसमें करंट का क्या फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। क्योंकि याद रखिएगा आई एम इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, दैट इज वी एम बाई आर, वी एम बाई क्या है, आर हो गया आपका, दैट इज आई एम। मान लो कभी आई आर एम एस निकालना है तो क्या करेंगे, आई एम बाई रूट टू,
आई एम बाई, तो बी एम बाई बी आर डाल देंगे यहाँ पे, फिर रूट रूट से भाग देंगे तो आई आर एम एस निकल जाएगा। वोल्टेज अपने को पता है ये बी आर एम एस, क्या ये इसको कहते हैं ना बी आर एम एस कहते हैं, छाप दीजिए इसको, गिवन बोलते हैं। कोई दिक्कत, छाप दीजिए। गाइज तो इस टॉपिक में आपको पूछेगा कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, लिसन एवरीवन, कहेगा कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछेगा, पावर फैक्टर। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम से हमने कितना पता कर लिया, फाई का मान कितना आ गया, 0। फाई का मान कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, इज 0 डिग्री। तो फाई इज व्हाट, फैक्टर एंगल, क्या कहते हैं इसको, फैक्टर एंगल कहते हैं। तो फैक्टर एंगल कितना हो गया अपने पास में, 0 डिग्री। फैक्टर एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। अब पूछेगा आपको कि पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, कमाल कर रहे हो यार, कल पढ़ा दे पावर फैक्टर कॉस फाई। पावर फैक्टर क्या होता है, बकलोल बात साहब, पावर फैक्टर क्या होता है, ऑनलाइन में सोचेगा तुम कैसा क्लास का बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे सामने में। पावर फैक्टर क्या होता है रे, कॉस फाई। तो पहला हो गया अपने पास में फैक्टर एंगल, क्या हो गया, फैक्टर एंगल आ गया अपने को, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री आया। दूसरा पूछेगा पावर फैक्टर क्या होगा, क्या पूछेगा, पावर फैक्टर क्या आ गया। तो पावर फैक्टर कितना आ गया, कॉस फाई। तो कॉस फाई, कॉस कितना डिग्री है, 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है, 0 नहीं 1, कितना होता है 1। तो पावर फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया। तीसरा पूछेगा कि एवरेज पावर कितना होगा, व्हाट इज पी एवरेज। एवरेज पावर क्या होगा, हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। जहां पे देखो ये हो गया वी आर एम एस, ये हो गया आई आर एम एस, कॉस फाई का वैल्यू कितना है, 1 आ गया ऊपर, आया कि नहीं आया। ये हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस के बराबर आ गया, दैट इज अ पी एवरेज। ये आ गया वी आर एम एस आई आर एम एस होगा। आप बताओ डी आर एम एस तो दिया हुआ है, अरे बोल बी आर एम एस क्या है, दिया हुआ है, और आई आर एम एस, आई आर एम एस दिया है क्या, अभी पढ़े ना हमने ऊपर में, आई एम बराबर क्या जी, बी एम बाई आर। आई एम बराबर क्या था, अब फिर अगर आई आर एम एस निकालना है तो क्या आ जाएगा, √2 से भाग देंगे ना, तो बी एम बटा √2 क्या हो जाएगा, बी आर एम एस। क्या हुआ, ये हो गया आपका बी आर एम एस, बी आर एम एस बाई आर, नहीं है जी, ये हो गया बी आर एम एस बाई आर। अगर यहाँ पे पुट कर दोगे आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस बाई आर, ये किसके बराबर आ जाएगा, बी आर एम एस का स्क्वायर अब बाई आर, होगा कि नहीं होगा। ये हो गया आपका एवरेज पावर, नहीं समझे, अरे आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस बाई आर आया ना जी, तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी आर एम एस इंटू हो जाएगा बी आर एम एस, तो हो गया बी आर एम एस का स्क्वायर, अब बट्टा हो गया आर, नहीं चलेगा। दैट इज दिस इज नोन एज द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये इंपोर्टेंट फार्मूला है इसका, चलेगा। तो पूछेगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट कितना आएगा, आई एम बराबर बी एम बाई आर, आई एम बराबर बी एम बाई आर, बी एम जहाँ पे क्या है मैक्सिमम वोल्टेज, बी एम क्या है, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी में, तो बी एम भी पता करने आना चाहिए। तो तुम लोग तो पकड़ो बा, कुछ तो आता नहीं है, उसको पता भी नहीं कर पाते हो, सामने आंसर रखा हुआ है फिर भी नहीं निकाल पाते हो, तो ध्यान से रखना उसको। बी बराबर क्या है, बी एम साइन ओमेगा टी, बी एम साइन ओमेगा टी, तो बी एम साइन ओमेगा टी में बी एम क्या है, जहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज, क्या है जी, ओमेगा पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी टाइम है यहाँ पे। बी आर एम एस जब भी निकालना है तो बी एम बाई √2, बी एम बाई आई आर एम एस जब भी निकालना है तो आई एम बाई पता होना चाहिए। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आई एम इक्वल टू क्या होता है, बी एम बाई आर, या आई आर एम एस क्या हो जाएगा, बी आर एम एस बाई आर के बराबर होगा, पक्का ध्यान रखिएगा इस बात को। एवरेज पावर का फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, वी आर एम एस आई आर एम एस होता है, पावर फैक्टर देख लीजिए सारा, छापो जल्दी से इसको क्विकली।
तो देखे, तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम ही आ रहा था ना, साइन के कर्व में आ रहा था, नहीं आ रहा था क्या? इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो क्या मान लो करंट है तो ये हो जाएगा वोल्टेज, इस तरीके से। लिखने की आवश्यकता नहीं है। हेडिंग दीजिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली, अब ये प्योरली रेजिस्टिव था, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? प्योरली, हेडिंग दो। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। क्या होगा? सेम टू सेम अप्रोच है। देखो इन दिस सर्किट, so in this circuit AC source is connected to in this circuit AC source is connected to only capacitors as shown in figure. देखिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या होगा बताओ रे? ये देखो इधर जल्दी से, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर IR होता है। 3 दिन पहले मैंने बताया था, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर सबके वजह से बताया था मैंने। क्या होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? Q बाई C होता है। बताइए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है? Q बाई C। ठीक है, तो भूल जाओ भैया, तुम्हारा कुछ बढ़िया नंबर आने वाला है, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों सुन लो, तुम्हारा भी यही हाल है। अभी तक नहीं पढ़े हो तो ढंग से पढ़ गए ना भैया, नहीं तो तुम अगर अभी तक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर Q बाई C नहीं पता है तो डूब मरो। ठीक है, V माइनस Q बाई C। बोल यार, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है? Q बाई C इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो क्या हो गया यहां से? V इक्वल टू हो गया Q बाई C। V इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई C के बराबर है। V बराबर क्या है? Vm साइन ओमेगा टी। Vm साइन ओमेगा टी अब बराबर हो गया Q बाई C। और बोल, यानी कि Q इक्वल टू कितना आ गया रे? ये हो गया Vm इंटू C, ये हो गया साइन ओमेगा टी। होगा जी? अपने को इंटरेस्ट है करंट निकालने में, किसमें जी? वी नीड करंट। क्या चाहिए अपने को? करंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे करंट? कैसे निकालेंगे करंट? करेंगे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं जी? डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में जी? टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तभी तो होगा ना, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है जी? करंट होता है। अरे बोल रहे हैं यार, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट होता है। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, डी हो गया आपका बी एम इंटू सी, और ये हो गया साइन ओमेगा टी, अब आई हो गया डी टी। नहीं हुआ क्या? देखो बच्चों, ये हो गया बी एम इंटू सी को हम बाहर कर देते हैं, ये आ गया डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी। डियर बच्चों, बी एम इंटू सी है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। साइन का क्या होता है? कॉस होता है। ये हो गया साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी, बट टी के जो कोफिशिएंट में है उसे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया ओमेगा, यहाँ पे आया। अब व्हाट इज दिस डी क्यू बाई डी टी?
इट्स आई, क्या कहते हैं इसको, आई कहते हैं। डियर बच्चों ध्यान से सुनना, यहां से आई इज इक्वल टू कितना आ गया, वी एम इंटू ओमेगा सी, ये हो गया कॉस ओमेगा टी। अरे वाह, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऑपरेट करते हैं बढ़िया से, देख लो वरना जादू हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, बी एम बाई 1 बाई ओमेगा सी। अरे लिख सकते हैं, ऐसे लिखने में कोई एतराज आपको नहीं होना चाहिए। ये हो गया कॉस ओमेगा टी, चलेगा। व्हाट इज 1 बाय ओमेगा सी राजन जी, 1 बाय ओमेगा सी एक्स सी होता है, बताइए क्या होता है ये, एक्स सी। कल नहीं पढ़े थे, रिविजन कीजिएगा तब ना आएगा जी, नहीं तो फिर ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं। ये हो गया एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, बात समझ में आ रही है। ये हो गया आई इज इक्वल टू बी एम बाई एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी यहां से कंपैरिजन कर लो इसको, देखो अच्छा पहले छाप दो। डियर स्टूडेंट, तो यहां से क्या आ गया, देखो जी आई इज इक्वल टू जो आ गया आपका, ये आ गया वी एम बाई एक्स सी, कल पढ़े थे हमने एक्स सी, ये हो गया कॉस ओमेगा टी आ गया, नहीं आया क्या, कॉस ओमेगा टी आ गया। चेक करो जरा, डी एम बाई एक्सी हो गया, और ये व्हाट इज वोल्टेज, एक्सी भी तो रेजिस्टेंस है ना, एक्सी क्या है, रेजिस्टेंस है। ये हो गया आई बराबर आई एम, आई बराबर क्या आ गया, नहीं हुआ क्या, आई एम कॉस ओमेगा टी आ गया, आई एम कॉस ओमेगा टी। गौर से सुनो, आई बराबर क्या हो गया, आई एम कॉस ओमेगा टी आ गया, जहां पे आई एम बराबर जो आ गया डियर बच्चों, वो आ गया वी एम बाई एक्स सी। वी एम बाई क्या हो गया, एक्स सी, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक्स सी इज इक्वल टू जो है 1 बाई ओमेगा सी है, अरे बोलो, जो कि आ गया 1 बाई 2 पाई एफ सी, 1 बाई क्या आ गया 2 पाई एफ सी। 2 पाई एफ सी चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी जो हमारे पास रिजल्ट आया डियर बच्चों, आई एम बराबर हो गया बी एम बाई एक्स सी, इसी प्रकार लिख सकते हैं उसको बी आर एम एस, क्या लिख सकते हैं जी, बी आर एम एस बाई एक्स सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रूट 2 से भाग दे देंगे तो वही आएगा, बी आर एम एस होगा ना जी। अरे बी एम बाई रूट 2 बी आर एम एस होता है ना, तो ये आई एम को अगर आई आर एम एस निकालना है तो रूट 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये बी एम बाई रूट 2 हो जाएगा बी आर एम एस, वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे, तो कोई बराबर बात है, दिक्कत वाली कोई दिक्कत बात नहीं है। हाँ, तो ये हो गया बी एम बाई एक्स सी, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर लिखते हो आई आर एम एस, क्या लिखते हो जी, आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस बाई एक्स सी, ओके, आर एम एस नहीं निकल जाएगा आपका। अच्छा और बताइए, यहाँ पे तो हो गया हमारे पास में रिजल्ट जो आया ना, रिजल्ट क्या है, आई बराबर जो आ गया करंट है आपका, दैट इज आई एम कॉस ओमेगा टी, आई एम कॉस ओमेगा टी, और ये जो वोल्टेज है आपका ये कितना है जी, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी हो गया, चलेगा नहीं चलेगा। ये जो हो गया आपका वी एम साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज और करंट में, तो ये कैसे लिखेंगे जी इसको, जी इसको क्या लिखना पड़ेगा अपने को, इसको हम लिख सकते हैं क्या, V बराबर वी एम, वी को क्या जी वी एम, और साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस, अरे बोलो कॉस क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, अरे बोलो ना यार, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस, सॉरी क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया ओमेगा टी, अब माइनस हो गया आपका पाई बाई 2, माइनस क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया, चलेगा नहीं चलेगा। गौर सुनो, इधर तुम चाहते हो इधर बी इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी है ना, अरे बोलो बी एम साइन क्या हो गया ओमेगा टी, इसी को हम यहाँ पे चाहो तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, ये आई एम साइन क्या हो गया, आई एम साइन क्या हो गया जी, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ना, ये हो गया आपका दैट इज पाई बाई 2 अब प्लस ओमेगा टी, ये क्या हो गया कॉस, अगर दोनों को घटाओगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस में हो गया ओमेगा टी, घटाओगे ना
ये हो गया आपका ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसर। तो फेज डिफरेंस क्या आ गया आपका, -π/2। फेज डिफरेंस कितना आ गया, अरे लिख सकते हैं ना इसको, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो ये साइन में कन्वर्ट किया तो π/2 प्लस ओमेगा टी, और दोनों में से घटा दिया हमने तो कितना आ गया, फाइ बराबर -π/2, माइनस कितना आ गया, -π/2 के बराबर आ गया। यानी कि अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं, फेजर डायग्राम बनाता हूं तो देखो जी यहाँ पे करंट जो है सो +92 से ऊपर में है और वोल्टेज जो है 92 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि बोला जाए तो फेजर डायग्राम जो यहाँ पे बनाओगे, फेज -90 आया ना जी, -90, तो ये हो गया आपका करंट, ये क्या हो गया आपका करंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका वोल्टेज। अरे बोला ये करंट है और दूसरा क्या है, दोनों के बीच में फेजर डायग्राम कितना आ गया, कितना का डिफरेंस है, -90 का, कितना का -90 का। तो ये हो गया आपका दैट इज द फाइ, आया कि नहीं आया, ये हो गया फाइ इज इक्वल टू -π/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। -π/2 आया ना यार, अगर +π/2 होता तो ऊपर होता, अगर -π/2 होता क्या है, शक्ल ऐसे क्यों बना रहे हो, आई इधर गया वोल्टेज इधर है, आया कि नहीं आया। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये हो गया, ये हो गया करंट आपका IM, तो बीच का जो नेट रिजल्ट है इधर निकल जाएगा, अरे बोल ये हो जाएगा BM। समझे या नहीं समझे, ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। क्या हो गया आपका, ये इसको लिखने की आवश्यकता हालांकि नहीं है, बस ध्यान ये रखिएगा, फेजर डायग्राम ये हो गया π/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पे देखो जी करंट ऊपर है इसलिए इसको कहते हैं लीड, क्या कहते हैं इसको, लीड, और वोल्टेज क्या है नीचे है इसलिए इसको कहते हैं लैग, क्या कहते हैं इसको, लैग कहते हैं। लीड और लैग समझते हैं ना, जैसे अभी टेस्ट का मैच चल रहा है, अभी टेस्ट का मैच चल रहा है, किसके साथ में चल रहा है, श्रीलंका बांग्लादेश के साथ में। अभी बांग्लादेश मान लो इंडिया दोनों खेल रही है, तो इंडिया जो है अपना फर्स्ट इनिंग में जो है मान लो 360 रन बनाया, कितना बनाया, अब फर्स्ट इनिंग में जो है बांग्लादेश जो है 320 रन बनाया, कितना रन से इंडिया लीड कर रहा है, 40 रन से इंडिया क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे है। और बांग्लादेश क्या कर रहा है, 40 रन से पीछे, 40 रन से, तो अभी जो है 90 डिग्री से करंट लीड कर रहा है और 90 डिग्री से वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा है, लीड नहीं, लैग मतलब कम, पीछे है अभी। अरे समझे, ध्यान रखिएगा इस बात को, छापो जल्दी से फेजर डायग्राम, यही आपका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। फेज डिफरेंस कितना आ गया, π/2 का है, ठीक है। इसमें खास हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा IM, क्या पढ़ा जी IM, VM/XC, XC इक्वल टू पढ़ा हमने 1/ωc, ओमेगा हम जानते हैं क्या होता है 2πf, होगा ना जी, ये सारा चीज हमने देख लिया। फाइ कितना आ गया हमारा, π/2, कितना आ गया, π/2 है, 90 डिग्री है, लैग कर रहा है, ध्यान रखिएगा, -π/2 है तो π/2 ही कंसीडर करेंगे। अरे बोला एवरेज पावर कितना हो जाएगा, P एवरेज पढ़े थे ना, VRMS IRMS cos 90 डिग्री, अरे वो ना यार π/2, cos π/2 कितना होता है 0, तो एवरेज पावर सॉरी एवरेज पावर कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। यानी कि RC सर्किट जो है उसमें कोई पावर का लॉस नहीं होता है, पावर लॉस RC सॉरी प्योरली रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। अगर कैपेसिटर लगा दिया जाए तो कोई पावर का लॉस नहीं होता। एक्चुअली कैपेसिटर का काम है पावर को स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करना, लॉस करना काम नहीं है। तो कैपेसिटर देखते यूज करते हैं ना हम लोग एनर्जी स्टोर करने के लिए, यहाँ पे कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा है। समझे बात को, ध्यान रखिएगा इस बात। तो इंपोर्टेंट बात है फेजर डायग्राम, जो याद रखिएगा पावर फैक्टर π/2 -π/2 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट कैसे निकालते हैं, बस हो गया। इसी के साथ इसमें एक दो क्वेश्चंस आता है जो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। अच्छा प्योरली इंडक्टिव है, वो भी मैं पढ़ा ही दूं क्या फटाक से। इंडक्टिव RC और LC RLC कल इसको कोशिश करेंगे ये वाला सेक्शन को खत्म करने का, फिर एक क्लास में पढ़ेंगे रेजोनेंस, ऑफर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट अप टू, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए आप लोग।
सी यू अराउंड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, एंड तक देखिएगा वीडियो को जरूर।